यार फिजिक्स का कल टेस्ट है। चलो रिवाइज कर लेते हैं। फिजिक्स की टेक्स्ट बुक। Two hours later. ओए सुन, ओए ओए सुन, ओए। 2 घंटे से बस लिखे जा रहा है। आज मुझे खत्म करने का इरादा है क्या? हे बुक, बता ना क्या लिख रहा है ये तेरे पे कब से? पता नहीं यार, उसी से पूछ लो। क्या तुम बोल सकते हो? वेट ए मिनट, क्या इसको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? लगता तो ऐसा ही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे। बता ना क्या लिख रहा है? एक्चुअली कल मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, इसलिए मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रिवाइज कर रहा था। वो क्या होता है? हाँ हाँ बताओ ना। क्या तुम्हें इलास्टिसिटी का मतलब मालूम है? हाँ पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रेच हो सके उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एक्चुअली इलास्टिसिटी का मतलब होता है the ability of an object by virtue of which it tends to regain its original shape and size when applied forces removed on it. ये क्या बोल दिया? अच्छा देखो, ये मेरे पास में एक रबर बैंड है। तो इस रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो ये जितना स्ट्रेच हो रहा है वो इलास्टिसिटी नहीं होती। ये जितना स्ट्रेच होने के बाद में जितना अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ रहा है वो इलास्टिसिटी होती है। ओह, अब समझ में आया। अच्छा, तो एक चीज बताओ, तुम दोनों में और मुझ में एक चीज कॉमन है, क्या है वो? मैं बताऊं? हाँ बोलो। हम सब बात कर सकते हैं। नहीं, वैसे बात तो सही है, पर मैं साइंटिफिकली पूछ रहा था। एक्चुअली जो कॉमन चीज है वो है रिजिडिटी, एंड वी ऑल आर रिजिड बॉडीज। सो व्हाट इज दिस रिजिड बॉडी? A solid object which has definite shape and size is known as rigid body, and practically no body is rigid. तो अगर कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है तो उसमें एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन। सो व्हाट इज दिस डिफॉर्मेशन? द चेंज इन शेप एंड साइज और इवन बोथ इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ये क्या बोल दिया? मतलब अगर कोई भी बॉडी अपने शेप, साइज या दोनों में कोई चेंज लाती है क्योंकि उस पर कोई बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जिसे हम कहते हैं वो एक्ट कर रहा है, तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। ओह, अब समझा। और डिफॉर्मेशन 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ मैं बताता हूँ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड तीसरा कौन सा था? चेंज इन शेप। या वेरी गुड। तो कभी ये सोचा है कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सब एटॉमिक लेवल पे क्या असर डालता होगा? मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड अगर मैं इसके सब एटॉमिक लेवल पे देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो एज यू कैन सी, इसके अंदर जो तुम्हें छोटे छोटे स्फीयर्स दिख रहे हैं वो हमारे पार्टिकल्स हैं, और जो स्प्रिंग दिख रही है वो उनके बीच का फोर्स है जिसे हम इंट्रा एटॉमिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, पर अगर इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, एंड जैसे ही वो फोर्स हटता है दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल डिस्टेंस। सो जब कोई ऑब्जेक्ट जितना अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आता है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, वेयरएज वो जितना अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है?
उसे हम स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज internal elastic restoring force per unit cross-sectional area, and theoretically internal elastic restoring force is always equal to the applied force. Therefore it is represented as the applied force divided by the unit cross-sectional area, and इसका यूनिट जो होता है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये सेम हमारे प्रेशर के जैसा ही होता है, और इसका जो डायमेंशन है वो होता है m⁻⁴ l⁻⁻⁻⁻⁻⁻ एंड t⁻⁻²। अच्छा, स्ट्रेस के भी टाइप्स होते हैं क्या? Obviously, there are 3 types of stress: longitudinal stress, volume stress and shearing stress. So अगर तुम्हें इन तीनों को डिफॉर्मेशन से रिलेट करना है तो कैसे करोगे? चेंज इन लेंथ के साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड चेंज इन वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड चेंज इन शेप के साथ shearing stress. Yeah, very good. So longitudinal stress is the stress when deforming force is causing change in length. Initially इसके 2 types होते हैं, एक होता है tensile when object is stressed, and एक होता है compressive when object is compressed. Oh, so the stress applied on the columns of the bridge is compressive stress, whereas the stress applied on the rope of the elevator is tensile stress. Exactly. So हम second type of stress की तरफ देखते हैं. Second type of stress हमारा है volume stress. It is the stress when deforming force is causing change in volume. Oh, so अगर हम किसी बॉल को किसी फ्लूइड के अंदर रखें, so जो स्ट्रेस बॉल के ऊपर आएगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा ना? Yeah, very good. So at last हमारे पास बचता है shearing stress. It is the stress when deforming force causes change in shape in any body. It is represented as tangential force divided by area. ओह, सो ये बुक कभी कभी जब स्लाइटली मूव करता है टॉप से तो इसके ऊपर shearing स्ट्रेस होता है? Yes. And चलो फिर हम लोग देखते हैं what is strain. ट्रेन, रेन, Train नहीं, strain. STRAIN. It is defined as the change in dimension per unit original dimension. So अगर हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करना होगा तो हम ऐसे करते हैं कि स्ट्रेस causes strain. तो क्या स्ट्रेस नहीं तो स्ट्रेन भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, पर इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करते हैं. तो क्या स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं? हाँ, same as stress, strain also have 3 types: longitudinal strain, volume strain and shearing strain. Longitudinal strain is defined as change in length of any object divided by its original length, represented as delta L by L. And volume strain is defined as change in volume divided by original volume of that object, represented as delta V by V. So at last बचता है हमारे पास shearing strain. So shearing strain is represented as delta X by L, where delta X is displacement of any part of the object divided by the length of that object. It is also known as tan theta. तो अब हम बात करते हैं Hooke's law की. So it states that provided the elastic limit is not exceeded, then the deformation of any object is proportional to the force applied on it. Or we can say that within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is, stress divided by strain is equal to constant. And this is the modulus of elasticity. It can be of 3 types: force upon area divided by delta L by L, or force upon area divided by delta V by V, or at last force upon area divided by delta X by L.
तो चलो अब हम पढ़ते हैं इलास्टिक मॉडुलस। ओह, ये वही है ना जिसको हमने हुक्स लॉ में देखा था? हाँ, ये वही है। Young's modulus. It is the mechanical property of a material to withstand the compression or the elongation with respect to its length. It's denoted by or Y. It's also referred to as the elastic modulus or tensile modulus. Its unit is Newton per meter square or Pascal. Its dimensions are m to the power 1, l to the power minus 1 and t to the power minus 2. Bulk modulus. It is given by the ratio of pressure applied to the corresponding material per relative decrease in the volume of the material. It is denoted by B. Its unit is Newton per meter square or Pascal. Its dimensions are m to the power 1, l to the power minus 1 and t to the power minus 2. Shear modulus. It gives the ratio of shear stress to shear strain in a body. It is denoted by G. Its unit is Newton per meter square or Pascal. Its dimensions are m to the power 1, l to the power minus 1 and t to the power minus 2. वैसे इतना जो हमने पढ़ा उसका कोई एप्लीकेशन भी है कि नहीं? नहीं, है ना एप्लीकेशंस बहुत सारे। Seen some of the bridges and even rail tracks in I shape. So this is because of buckling and Young's modulus. And the ropes which is used to lift heavy objects in cranes, their material and thickness is determined by bulk modulus. And at last, determining the base of the skyscrapers and studying the base of the large mountains is done by shear modulus. ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है? तो इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए हमें एक ग्राफ देखना पड़ेगा। मतलब जितने भी मटेरियल्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन पे किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रेस डाला जाए तो कुछ वो ऐसा बिहेव करेंगे। सो जैसा कि तुम इस ग्राफ में देख सकते हो, पॉइंट ए जो है वहाँ तक हमारा हुक्स लॉ जो है एकदम प्रॉपरली ओबे होता है। ओरिजिन से पॉइंट ए तक कोई भी मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है एंड आफ्टर पॉइंट ए मटेरियल में थोड़ा डिस्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। पॉइंट बी इज द इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट which we were discussing in Hooke's law. And after point C, material shows plastic behavior. And point D is the ultimate stress point, which means beyond this point, material will not regain its original shape and size. And point E is the fracture point. Here the material breaks. सो कोई भी मटेरियल के अंदर जब पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब वो मैलिएबल है और डक्टाइल है। एंड अगर कोई भी मटेरियल के अंदर पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच में डिस्टेंस कम हो तो इसका मतलब वो ब्रिटल है। तो यहीं पे हमें मिलते हैं इलास्टोमर्स। दे आर द मटेरियल विच आर यूज्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स। तो इस मटेरियल के अंदर इसका इलास्टिक बिहेवियर इसके प्लास्टिक बिहेवियर से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर इस मटेरियल को मैं स्ट्रेच करते जाऊंगा तो एट लास्ट ये मुझे इसके ओरिजिनल डायमेंशन पे लेके आएगा। ओह, तो ये होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अबे उठ, कल टेस्ट है, पढ़ना नहीं है क्या?